नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय हुमायूं की कठिनाइयाँ, भूलें और असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम हुमायूं की असफलता के कारणों को जानेंगे। मुगल शासकों में जब हम देखते हैं तो सर्वाधिक ठोकरें हुमायूं को खानी पड़ी। यद्यपि उसे विरासत में एक असंगठित साम्राज्य और रिक्त राजकोष मिला, जो किसी योग्यतम शासक को भी असफलता के द्वार तक पहुंचा सकता है, लेकिन स्वयं हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं और तत्कालीन परिस्थितियां भी उसकी असफलता का कारण बनी। समग्र रूप से हुमायूं की असफलता के कुछ कारण हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इन कारणों में सबसे पहला कारण जो हुमायूं की असफलता के लिए जिम्मेवार माना जा सकता है, वह था हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। यह सत्य है कि बाबर ने एक अस्त व्यस्त असंगठित साम्राज्य हुमायूं को विरासत में दिया, जिसके चारों ओर शत्रु सिर उठा रहे थे, किंतु हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं ने इसको और अधिक विषम बना दिया। इन विषम परिस्थितियों में हुमायूं ने गद्दी प्राप्त की और अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए अपने शत्रुओं से मोर्चा लेना चाहिए था। वहीं उसने मूर्खतावश अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर साम्राज्य की रही सही एकता को भी समाप्त कर दिया। पंजाब और काबुल कामरान को देने से उनकी शक्ति का आधार समाप्त हो गया। कालिंजर को वह कूटनीति से अपने पक्ष में करने में असफल रहा। इसी प्रकार शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति और महत्वाकांक्षा को रोकने की बजाय शेर शाह से संदिग्ध सी संधि की, परंतु शेर शाह अत्यंत कूटनीतिज्ञ था और हुमायूं की दुर्बलता को समझ गया। तत्परता से उसने शेर शाह ने तत्परता के साथ निर्णय लेकर चौसा के युद्ध में उसे परास्त कर दिया। परंतु एल्फिंस्टन लिखते हैं कि हुमायूं वीर अवश्य था, किंतु स्थितियों की गंभीरता को समझने की क्षमता उसमें विद्यमान नहीं थी। इसी कारण से वह कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और अपने विलासी प्रवृत्ति के कारण जीते हुए गुजरात को भी खोना पड़ा। इसके साथ ही दूसरा प्रमुख कारण उसकी असफलता का था हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं को यद्यपि विरासत में राजकोष रिक्त अवस्था में मिला, लेकिन अस्त व्यस्त साम्राज्य की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी। हुमायूं ने धन संचय की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। कालिंजर के शासक से वह धन की हानि का मुआवजा प्राप्त हुआ तथा चंपानेर से गुजरात के बादशाहों का राजकोष भी मिला, लेकिन वह धन को बड़ी बड़ी दावतें, आनंद मनाने और अनुयायियों को पुरस्कार बांटकर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा था। वह अपने अनुयायियों में खिल्लत बांटने को सदैव तत्पर रहता था। एक तरफ शत्रु द्वार पर खड़ा होता और हुमायूं दूसरी तरफ दावतें खाने में ही व्यस्त रहता था। हुमायूं की इस अपव्ययता के कारण साम्राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय होती गई, जबकि परिस्थितियों के अनुसार उसे मितव्ययी होना चाहिए था। इसी प्रकार अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार भावना
रखना या उदार व्यवहार करना भी उसके पतन का एक और कारण था। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति उदार रहने का निर्देश दिया था, लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि उसके भाई उसके प्रति वफादार नहीं है, तब उसे अपने व्यवहार में अवश्य परिवर्तन करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद वह अपने भाइयों के प्रति उदार बना रहा, जिसका परिणाम हिसार फिरोजा और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों उसके हाथों से निकलने के रूप में सामने आया, जहां पर कामरान ने अधिकार कर लिया। अस्करी और हिंदाल भी उसके प्रति वफादार नहीं रहे। उन्हें जब भी अवसर मिला, उन्होंने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन हुमायूं बार बार अपने भाइयों को क्षमा करता रहा। अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता हुमायूं की असफलता में सहायक सिद्ध हुई। इसी प्रकार हुमायूं का असफलता का चौथा कारण राजपूतों द्वारा सहयोग न मिलना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जब हुमायूं बादशाह के विरुद्ध संघर्ष करने जा रहा था, तब मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं की सहायता मांगी। यदि हुमायूं उसी समय बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता, तो चित्तौड़ का साथ या मित्रता हमेशा के लिए उसको प्राप्त हो जाती और बहादुर शाह की शक्ति भी चित्तौड़ में ही नष्ट हो जाती और राजपूतों की सहानुभूति भी वह प्राप्त कर लेता। लेकिन हुमायूं ने बहादुर शाह पर उस समय आक्रमण नहीं किया, क्योंकि बहादुर शाह ने उसको बुलावे में रखा कि वह एक गैर मुस्लिम के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है और यह इस्लाम की भावना के खिलाफ है। यह हुमायूं की राजनीतिक भूल थी। इसी भूल के परिणाम स्वरूप उसे राजपूतों के सहयोग से वंचित होना पड़ा। आगे चलकर हम देखते हैं, जिस प्रकार राजपूतों ने अकबर को सहयोग देकर मुगल साम्राज्य की दृढ़ता प्रदान की, उसी प्रकार संभवतः हुमायूं को भी सहायता देकर उसके साम्राज्य की रक्षा कर सकते थे। लेकिन अपनी इन्हीं राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण हुमायूं राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसे अपने साम्राज्य से निर्वासित होना पड़ा। इसी प्रकार हुमायूं की विलासिता ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी। उसके लाड़ प्यार और पालन पोषण ने उसे विलासी बना दिया था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने आप को भोग विलास और आमोद प्रमोद तक सीमित कर लिया। लेकिन चाहे शत्रु उसके सिर पर मंडरा रहा होता, लेकिन वह अपनी रंगरेलियों को नहीं छोड़ता था। गुजरात के बहादुर शाह को पूर्ण रूप से परास्त किए बिना ही वह मांडू जाकर कई सप्ताह उसने रंगरेलियों में खराब कर दिए। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार शेर खां के बंगाल अभियान के समय भी उसने शेर खां की शक्ति को कुचलने का प्रयास नहीं किया और अधिकांश समय वह बंगाल अभियान में भोग विलास में ही डूबा रहा। लगभग 8 महीने उसने गौड़ में भोग विलास में बिता दिए, जिसके फलस्वरूप शेर खां ने आसपास के विशाल भू क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और हुमायूं की मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। हुमायूं अपने सैनिक अभियानों में भी अपना विशाल हरम साथ रखता था, जिससे तोपों की गर्जन के बीच भी सैनिक शिविर में उसकी रंगरेलियां आरंभ हो जाती थी। अपने पलायन काल में भी, जबकि वह अपना सर्वस्व खो चुका था, 14 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह करना उसकी विलासी प्रवृत्ति का ही परिचायक था। वस्तुतः औरत हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी यह कमजोरी उसकी असफलताओं का प्रमुख कारण बनी। इसी प्रकार हुमायूं का शासन के प्रति उदासीन रहना भी उसकी असफलता का एक और कारण था। हुमायूं को विरासत में अस्त व्यस्त प्रशासन प्राप्त हुआ।
यद्यपि बाबर को पर्याप्त समय प्रशासन को संगठित करने के बारे में नहीं मिला, लेकिन हुमायूं को तो पर्याप्त समय भी मिला। यदि उसमें योग्यता होती तो वह प्रशासन को सुसंगठित कर सकता था, लेकिन उसे तो अपनी रंगरलियों से फुर्सत नहीं थी। वह कभी प्रशासन की ओर गंभीरता के साथ ध्यान नहीं दे पाया। गुजरात को जीतने के बाद वहाँ पर अच्छी प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर देता तो बहादुर शाह के अधिकारी इमादुल मुल्क को अहमदाबाद से मालगुजारी एकत्र करने का अवसर नहीं मिलता और न गुजरात उसके अधिकार से निकलता। साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था का होना अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश हुमायूं इन चीज़ों को कभी ठीक प्रकार से समझ ही नहीं सका, इसीलिए उसे दर दर की ठोकरें खाना नसीब हुआ। इसी प्रकार सफल नेतृत्व का भी हुमायूं में अभाव था। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा वह समय साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पराक्रम दिखाने का युग था और एक सफल नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन हुमायूं में इन गुणों का अभाव था। हुमायूं को युद्धों के प्रति कोई लगाव नहीं था। जहाँ तक संभव होता वह युद्ध को टालने का प्रयास करता था। गद्दी पर बैठने से पहले उसने कभी इतनी कठिन परिस्थितियाँ नहीं देखी थी और गद्दी पर बैठने के बाद भी वह इन कठिन परिस्थितियों से भागता रहा। उसने कभी इनका सामना करने का प्रयास नहीं किया। अपने सैनिक अधिकारियों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसके सैन्य अधिकारी उच्छृंखल हो गए थे। न उसे सैन्य संगठन का ज्ञान था, न सैन्य संचालन का। जिस समय शेर खां गौड़ का घेरा डाले हुए था, उसी समय हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डालना मूर्खता थी। यदि उसे सैन्य संचालन रणनीति का ज्ञान होता तो वह चुनार के घेरे की बजाय सीधा गौड़ पर आक्रमण करता। चौसा और बिलग्राम के युद्ध के अवसर पर उसने मुगल शिविर ऐसे स्थान पर लगाए जो नदी से नीचे के भागों में स्थित था। फलस्वरूप वर्षा आ जाने से मुगल शिविर में पानी भर गया और उसकी अधिकांश युद्ध की सामग्री भी पानी में बह गई। जिस समय हुमायूं चौसा के मैदान में पहुंचा, उस समय शेर खां की सेना की थकी हुई पास में आराम कर रही थी। यदि उसी समय हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह मानकर आक्रमण कर दिया होता तो संभवतः चौसा का परिणाम कुछ और होता, लेकिन अपने अधिकारियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए उसने शेर खां पर आक्रमण नहीं किया और दोनों सेनाएं लगभग 3 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। फलस्वरूप शेर खां को अपनी शक्ति को संगठित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हुमायूं को यह भी ज्ञान नहीं था कि शत्रु पर कब और किस प्रकार आक्रमण करना चाहिए। इसी प्रकार हुमायूं अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति था। हुमायूं में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कभी वह ले भी लेता था तो उस पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई नहीं कर पाता था। चुनार के प्रथम घेरे के समय उसने शेर खां से संदिग्ध सी संधि कर ली। 1538 में उसने शेर खां से समझौता करने में कई माह खराब कर दिए और समझौता स्वीकार करने के बाद जब बंगाल के शासक ने हुमायूं से शेर खां को परास्त करने की प्रार्थना की तो उसने शेर खां से हुए समझौते को भंग कर दिया। फलस्वरूप वह अफगानों के समक्ष झूठा सिद्ध हो गया। हुमायूं की इसी ढिलमिल नीति के कारण उसके सैनिक तो उससे असंतुष्ट रहते ही थे, उसके भाई भी उससे नाराज रहते थे। हुमायूं की इसी नीति का लाभ उठाते हुए कामरान ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर जब वह लाहौर आया तब वह उसकी नीति से क्षुब्ध होकर हिंदाल सिंध की तरफ चला गया। वस्तुतः यह उसकी ढिलमिल नीतियों का परिणाम था कि उसे अपना सर्वस्व खोकर दुर्दिन देखने पड़े। हुमायूं की असफलता के उपयुक्त कारणों को हम पूरी तरह यद्यपि स्वीकार नहीं करते हैं, उनका
आर.एस. त्रिपाठी का इस बारे में ये कहना है कि हुमायूं की असफलताओं का प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था, लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण उसकी मूर्खता और अदूरदर्शिता थी। युद्ध के समय वर्षा होना हुमायूं का दुर्भाग्य कैसे मान सकते हैं? वर्षा तो दोनों के लिए समान थी। हुमायूं की अदूरदर्शिता थी कि प्रथम उसने अपने शिविर के लिए नीचा स्थान चुना और युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही शेर खां पर आक्रमण करने की भूल की। यद्यपि वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत आक्रमण कर देता, अपनी तोपों का भली भांति प्रयोग करता, लेकिन मूर्खतावश उसने आक्रमण नहीं किया और शेर खां भी वर्षा होने का इंतजार करता रहा। इस प्रकार अपने लिए कठिन परिस्थितियां और दुर्भाग्य का निर्माण तो स्वयं हुमायूं ने ही किया था, लेकिन अपने नाम के अनुकूल वह वास्तव में भाग्यशाली था। इतनी अधिक चारित्रिक दुर्बलताएं, अनुशासनहीनता, सैन्य गुणों का अभाव के होते हुए भी उसने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और 1554 में दोबारा उसने हिंदुस्तान में मुगल शासन को स्थापित किया। वास्तव में यह उसके भाग्यशाली होने का सूचक था, अन्यथा इतिहास में ऐसे कम ही शासक देखने को मिलते हैं कि जिसमें इतनी चारित्रिक विषमताएं, दुर्बलताएं और लक्ष्य के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण या गंभीरता न होने के बावजूद भी वह हिंदुस्तान जैसे देश का शासक बना रहा और 15 वर्ष के निर्वासन के बाद वह पुनः हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने में सफल हुआ। हुमायूं के अंतिम दिन बड़े मुश्किल में बीते। हुमायूं के अंतिम दिन यद्यपि आराम से निकले, जो कठिनाइयाँ उसके जीवन में थी वो उसके अंत में नहीं रही। बहादुर शाह और शेर शाह से शत्रु भी नहीं रहे, विद्रोही अमीर भी अब नहीं थे और विश्वासघाती भाइयों से भी वह मुक्त हो गया। शेर शाह की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उसे विरासत में मिली, जिसमें उसे कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। 24 जनवरी 1556 को शाम के समय हुमायूं अपने पुस्तकालय की छत पर अपने सरदारों से बात कर रहा था। उसी समय सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर उसके चोगे में फंस गया और वह सिर के बल गिरा, जिससे उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। 26 जनवरी 1556 को वह इस संसार से विदा हो गया और लेनपुल उसके बारे में लिखते हैं कि जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, लड़खड़ाता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते ही वह इस जीवन से मुक्त हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।